इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे बिलियन डॉलर कंपनीज आपके इमोशंस मैनिपुलेट करके आपसे और पैसे लेती हैं। एक बार आप ये जान लेंगे तो आप पैसे बचा सकेंगे, अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकेंगे और चाहे तो आप खुद लोगों को मैनिपुलेट कर लेंगे। ये सिंपल एंड पावरफुल हैक्स हैं बुक प्रेडिक्टेबली इरैशनल से, सो यूज देम वाइजली। नंबर 1, यू आर इरैशनल। ऑथर डैन एरेली अपने टीनेज ईयर्स में ऑलमोस्ट मर गए थे। एक भयानक एक्सीडेंट में उनकी 70% बॉडी बहुत बुरी तरीके से जल गई थी। ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने 3 साल हॉस्पिटल में बिताए, जहां उनकी बॉडी को 3rd डिग्री बर्न्स को ट्रीट करने के लिए उन्हें बहुत सारे एक्सट्रीम पेन से गुजरना पड़ता था। डैन इतना ज्यादा जल चुके थे कि उनकी बॉडी से स्किन निकल रही थी और नर्स रोज आके उनके लिए बैंडेज लगाती थी। ये बैंडेज लगाने का प्रोसेस बहुत पेनफुल था। उनकी डेड स्किन बाहर आती थी और नया बैंडेज लगाया जाता था। इस पूरे प्रोसेस में नर्स को 1 घंटा लगता था, जिसमें इतना ज्यादा दर्द होता था जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। नर्स रोज आती थी और उनके पैरों से बैंडेज निकालना शुरू करती थी। ऑथर नर्स से रोज कहते थे, यार प्लीज कोई और तरीका ढूंढ लो ये बैंडेज निकालने का, थोड़ा मेरा दर्द कम कर दो। लेकिन नर्स एकदम कोल्ड तरीके से कहती थी कि यही तरीका है ठीक होने का और तुम्हें पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा। रिकवरी के 3 साल बाद जब डैन यूनिवर्सिटी गए तो वो अपने पेन के बारे में और जानना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि उनको इतना दर्द क्यों होता था। क्या उस नर्स को उनसे कोई दुश्मनी थी? कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्हें पता चला कि नर्स का बैंडेज निकालने का तरीका ही गलत था। अगर नर्स उनके पैर से ना शुरू करके उनके सर से शुरू करती, जहाँ सबसे ज्यादा पेन होता, और फिर एंड करती उनके पैर से, तो उनको फीलिंग आती कि उनका पेन धीरे धीरे कम हो रहा है। इसी के साथ अगर वो पूरे प्रोसेस में थोड़ा और टाइम लेती, थोड़ा स्लो बैंडेज निकालती, बीच बीच में ब्रेक्स लेती, तो ये पूरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा पेनफुल ना होता। लेकिन डैन को समझ में आया कि नर्स को उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, वो तो सिर्फ अपनी जॉब कर रही थी। फैक्ट तो ये था कि इतनी पढ़ाई और एक्सपीरियंस होने के बावजूद वो नर्स गलत डिसीजन ले रही थी क्योंकि वो रैशनली काम नहीं कर रही थी। तो ऐसे जाने अनजाने में हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कितने डिसीजंस लेते हैं जिसमें हम रैशनली नहीं एक्ट करते हैं बल्कि इरैशनली एक्ट करते हैं, और इसी वजह से और लोग हमें इमोशनली मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रिलेटेबिलिटी। एक दिन ऑथर को इंटरनेट पे द इकोनॉमिस्ट जर्नल का एक ऐड दिखा जहां 3 सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल थे। डिजिटल वर्जन $59, प्रिंट ओनली वर्जन $125, डिजिटल प्लस प्रिंट वर्जन $125। ऑथर ने ये सारे ऑप्शंस MIT के 100 स्टूडेंट्स के सामने रखे, बस टेस्ट करने के लिए कि उनका क्या रिएक्शन होता। इसमें 16 स्टूडेंट्स ने पहला ऑप्शन चूज किया और 84 स्टूडेंट्स ने तीसरा ऑप्शन चूज किया। एंड एज एक्सपेक्टेड किसी ने दूसरा ऑप्शन पिक नहीं किया क्योंकि वैल्यू उसमें ज्यादा है नहीं। ऑथर ने फिर टेस्ट किया और उन्होंने सेकंड ऑप्शन हटा दिया और सिर्फ पहला और तीसरा ऑप्शन लोगों के सामने रखा। अब इसके रिजल्ट्स बहुत सरप्राइजिंग थे। यहाँ पे 68 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया और 32 स्टूडेंट्स ने थर्ड ऑप्शन को। अब अगर आप बेसिक मैथ्स करिए तो आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि जहां इकोनॉमिस्ट वाले 3 ऑप्शंस बेच रहे थे वहां पे उन्होंने ज्यादा पैसे कमाए, और जहां पे वो सिर्फ 2 ऑप्शंस बेच रहे थे वहां पे उन्होंने कम पैसे कमाए। ऐसा क्यों हुआ? वेल, ऑथर कहते हैं कि हमारा दिमाग सारे डिसीजंस रिलेटेबिलिटी के बेसिस पे लेते हैं। हमको एक्चुअली में गलत और सही में ज्यादा फर्क नहीं पता होता है, लेकिन जब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं तभी हम गलत और सही के बीच में चूज कर पाते हैं। तो जब आपको तीनों ऑप्शंस एक साथ दिखाए जाते हैं, आपको लगता है कि अरे वाह, तीसरा वाला ऑप्शन कितनी अच्छी वैल्यू है, पहले वाले में तो सिर्फ मुझे डिजिटल मिल रहा है, मुझे दोनों चीजें चाहिए, तो मैं थर्ड ऑप्शन पिक करता हूँ। लेकिन जब आप सिर्फ 2 ऑप्शंस देखते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन बहुत ज़्यादा महंगा लगने लगता है और आपको उसकी वैल्यू इतनी क्लियर दिखती नहीं है। इसी तरीके से हमारा विजुअल कॉर्टेक्स भी काम करता है दिमाग का। आप इस इमेज को देखो, यहाँ पे आपको ये सर्कल छोटा लगेगा और ये वाला बड़ा, जबकि अगर आप एक्चुअली में कंपेयर करिए तो ये दोनों सर्कल सेम साइज के हैं। उसके आसपास के सर्कल्स एक का छोटा और बड़े होने का इल्यूजन क्रिएट करते हैं, और इसी ट्रिक का यूज करके आपको अपनी मार्केटिंग से ब्रांड्स भी मैनिपुलेट करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल। MKBHD के लेटेस्ट वीडियो में उसने यही बात एक्सप्लेन करी कि एप्पल कभी वो सेम वर्ड्स नहीं यूज करते हैं जो और फोन मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली एप्पल ने विजन प्रो लॉन्च किया, लेकिन कहीं भी उन्होंने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट टर्म का नहीं यूज किया। अगर वो इसको VR हेडसेट कहते हैं तो आप उसे कंपेयर करते हो ऑक्यूलस या HTC वाइव से। एप्पल चाहता है कि आप उनको किसी और से कंपेयर ही ना करें। लेकिन इसी ट्रिक को अप्लाई करने का एक दूसरा तरीका भी होता है जहां आप चाहते हैं कि लोग आपके मॉडल को कंपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल, एक किचनवेयर कंपनी थी विलियम सोनोमा, और जब पहली बार उन्होंने अपनी ब्रेड मशीन्स लॉन्च करी तो उनकी सेल्स काफ़ी लो थी। बट जैसे ही कंपनी ने मशीन का डिलक्स मॉडल लॉन्च किया जो बेस मॉडल से $50 ज़्यादा था, तो बेस मॉडल की सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी।
लोग दोनों मॉडल्स को कंपेयर करते थे, उनको लगता था डिलक्स तो बहुत महंगा है, मैं ये छोटा वाला खरीदूंगा। लेकिन जब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था तो लोगों को मशीन ही बहुत महंगी लगती थी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को कुछ सेल करते हो या किसी को एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो सामने वाले के पास अच्छे ऑप्शंस रखो और सारे ऑप्शंस को इस तरह से सेट करो ताकि वो उन्हीं ऑप्शंस को कंपेयर करके वही डिसीजन ले जो आपके लिए सूटेबल हो। या आपके पास दूसरी चॉइस है, एप्पल की तरह अपने आप को एक दूसरी कैटेगरी में ही डाल दो जहां कोई आपको कंपेयर ना कर सके। हम लोग काफी बार इरेशनल होते हैं सोशल नॉर्म्स की भी वजह से। आप इमेजिन करिए महीने के एंड पे अगर आपके बॉस आपको सैलरी देने के बजाय बस एक गले मिल के थैंक यू बोल दें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आई एम श्योर आपको बहुत गुस्सा आएगा। वैसे ही आप इमेजिन करो कि आपने अपने फ्रेंड को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाया और खाना खाने के बाद आप उसे थैंक यू बोलते हैं और 500 रुपए का नोट पकड़ा देते हैं। आई एम श्योर आपके दोस्त को भी अजीब लगेगा कि यार मैं तो दोस्ती के लिए आया था, मुझे पैसे थोड़ी चाहिए थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑथर बताते हैं कि हम सब दो नॉर्म्स में रहते हैं, पहला है सोशल नॉर्म और दूसरा है कमर्शियल नॉर्म। सोशल नॉर्म्स में हम जो भी डिसीजन लेते हैं उसके बदले में हम रिटर्न में कुछ चाहते नहीं है, ये हम सिर्फ सोशल कनेक्शन के लिए करते हैं और बेसिकली लोगों से फ्रेंडली होने के लिए करते हैं। वहीं कमर्शियल नॉर्म्स में हम जो भी डिसीजन लेते हैं उसके पीछे हमारा कोई ना कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है, कोई एजेंडा होता है जहां दोनों पार्टीज अपने फेवर के लिए कुछ काम मिलकर करती हैं। ऑथर कहते हैं कि ये दोनों सिचुएशंस बहुत अलग अलग हैं और आपको इनको कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके किसी रिश्तेदार को एयरपोर्ट जाना है और वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा हमको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो और हम तुमको 500 रुपए भी दे देंगे, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। आपको लगेगा यार मेरे रिश्तेदार है, मैं तो ड्रॉप करने के लिए रेडी ही था, ये 500 रुपए थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है। वहीं अगर आपके बॉस आपके एक्स्ट्रा वीकेंड को काम करवाने के लिए आपको ऑफिस बुलाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा खलता है और आप कहते हैं यार मुझे एक्स्ट्रा पैसे दो वरना मैं नहीं आऊंगा। तो इसीलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप किस सिचुएशन में हो, आप कमर्शियल या पर्सनल सिचुएशन में हो, और कभी अपने काम के बीच में सोशल नॉर्म्स मत लाओ। अगर आपसे कोई काम करवा रहा है ऑफिस में और आप दोस्ती के लिए काम कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, और ना ही आपको सोशली लोगों से ऐसे इंटरैक्ट करना चाहिए जैसे आप बिजनेस कर रहे हो। अच्छा, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ जो आपके साथ ज़रूर हुआ होगा। मान लो आप बहुत मोटिवेटेड हो और आप सोचते हो कि अब मैं अपना रूम साफ़ करने वाला हूँ। एकदम से आपकी मम्मी आती है रूम में और वो कहती है बेटा जल्दी से रूम साफ़ करो, ये क्या गंदा बना रखा है। इवन दो आप साफ करने वाले थे, आपको एकदम से फीलिंग आती है यार अब बोल दिया है तो साफ करने का मन नहीं कर रहा है। ये फीलिंग हमारे अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से आती है जो अब मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बड़े घर में एक बुढ़ा आदमी रहता था और जब भी बच्चे स्कूल से वापस आते थे तो उसके घर से गुजरते थे और वो अपनी स्टिक से उसके गेट पे मारते हुए जाते थे, जिससे बहुत शोर होता था। वो आदमी उनके ऊपर चिल्लाता था, डांटता था, बट बच्चे उसकी सुनते नहीं थे। उस आदमी को एक दिन नया आइडिया आया। उसने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों तुम लोग बहुत अच्छे से शोर मचाते हो, मुझे ये म्यूजिक लगती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम ऐसे ही गेट पे बजाते रहो और मैं तुम्हें हर दिन 1 रुपए दूंगा। पहले हफ्ते बुढ़े आदमी ने बच्चों को 1 रुपए दिए और बच्चे बहुत खुश हो गए। दूसरे हफ्ते उस बुढ़े आदमी ने बच्चों को बुलाया और कहा, मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो अब मैं तुम्हें सिर्फ 50 पैसे दे सकता। बच्चे तब भी स्टिक से बजाते थे लेकिन थोड़ा वो कंफ्यूज हो गए थे कि अब क्या करना है। 3 हफ्ते बाद बुढ़े आदमी ने उनको फिर से बुलाया। उसने कहा, बच्चों अब मेरे पैसे बिल्कुल खत्म हो गए पर तुम चाहो तो तुम म्यूजिक यहाँ पे बजा सकते हो। इसके जवाब में बच्चों ने कहा, पैसे नहीं दोगे तो हम शोर नहीं मचाएंगे, और उन्होंने शोर मचाना बंद कर दिया। और इसी तरह से उस आदमी ने बच्चों से वो करवाया जो वो चाहता था, बट बच्चों को ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी फ्रीडम से वो डिसीजन लिया है। किसी को भी मैनिपुलेट करने के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ट्रस्ट और फ्रीडम। सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट जीतना होता है, उनके ऊपर भरोसा करवाना होता है। जैसे इस बुढ़े आदमी ने बच्चों को पैसे देके अपने ऊपर ट्रस्ट करवाया। अगर आप लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते हो तो ऐसा दिखाओ कि आप ट्राई नहीं कर रहे हो उनका माइंड चेंज करने के लिए, क्योंकि अगर सामने वाला समझ गया कि आप उनके लिए डिसीजन ले रहे हो या आप उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो रेजिस्ट करते हैं। इसीलिए आप हर डिसीजन को उनको ऐसे प्रेजेंट करो जैसे उनके पास चॉइस है, उनके पास फ्रीडम है, और काफ़ी बार वो वही डिसीजन लेंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल हो। और नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। ऑथर के एक कॉलीग थे जो कंसल्टिंग करते थे, जिसके लिए वो कंपनी से बहुत एक्सपेंसिव फीस भी चार्ज करते थे, पर वो ऑथर से हमेशा ये कंप्लेन करते थे कि कंपनीज हमेशा उनकी फीस को कम करने के लिए नेगोशिएट करती थी, जिसमें वो हमेशा हार जाते थे। उनके अकॉर्डिंग उनको अपने काम के लिए अच्छे पैसे नहीं मिलते थे। फिर एक दिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। वो एक कंपनी के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे थे जहाँ वो कंपनी को बता रहे थे कि वो क्या क्या काम करने वाले हैं, उनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो इस काम को कैसे करेंगे, सब कुछ बता दिया। और अपनी फीस बताने की जस्ट पहले बातों बातों में उन्होंने एक जोक क्रैक करते हुए कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं इस काम के लिए मैं आपको $1 मिलियन तो नहीं चार्ज कर सकता, मेरी फीस सिर्फ $75,000 है। ये करने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि कंपनी ने एक बार में ही उनकी फीस एक्सेप्ट कर ली। फीस को लेके कोई आर्ग्यू नहीं किया।
ये देखते हुए वो आगे जिस भी कंपनी के साथ काम करते थे, मीटिंग में वो इस जोक को क्रैक करते थे और हर कॉन्वर्सेशन में इसको ऐड कर देते थे। और जब भी वो ऐसा करते थे तो कंपनीज उनकी फीस को चैलेंज नहीं करती थी। ऑथर कहते हैं कि उनकी ये दोस्त ने $1 मिलियन वर्ड को एक एंकर बना दिया, जिसके सामने $75,000 सुन के सामने वाली कंपनी को प्राइस कम ही लगता था। ऐसे ही कुछ स्टीव जॉब्स ने भी किया था, जहां उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर हजारों लोगों को मैनिपुलेट कर दिया। जब स्टीव जॉब्स ने पहले आईपैड को लॉन्च किया तो उनके पीछे स्क्रीन पे बड़ा 999 लिखा हुआ था, जिससे लोगों को शुरू में ये एक्सपेक्टेशन थी कि यही प्राइस है आईपैड का। बट ट्विस्ट ये था कि स्टीव जॉब्स ने स्टेज पे कहा कि ज्यादातर लोग इसी प्राइस को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने 999 को हटा के 499 का रियल प्राइस को रिवील किया, तो ऑडियंस एकदम से चीयर करने लगी। यहाँ स्टीव जॉब्स ने पूरी ऑडियंस को पहले ये बिलीव कराया कि प्राइस 999 है और फिर एकदम से उसे चेंज करके 499 कर दिया और हजारों की पब्लिक एक बार में मैनिपुलेट हो गई। सबको ये 499 का प्राइस बहुत रीजनेबल लगने लगा, जो उस टाइम के हिसाब से एक्चुअली महंगा था। तो आपके लिए लेसन ये है कि पहले लोगों के दिमाग में कोई बड़ी चीज एंकर कर दो, कोई ऐसी चीज जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो, थोड़ा अनबिलीवेबल हो, और फिर एकदम से प्राइस कम कर दो या ऑफर चेंज कर दो, ताकि लोगों को वो दूसरा ऑफर बहुत ही ज्यादा रीजनेबल लगने लगे। सन त्जू ने एक बार कहा था, एवरी बैटल इज वन बिफोर इट इज फॉट। तो अगर आप सामने वाले के दिमाग में पहले कोई एक एंकर क्रिएट कर दो, उसके बाद आप जो भी ऑप्शन रखोगे वो उनके दिमाग में और रीजनेबल होगा और आप उनके इमोशंस का बैटल जीत जाओगे। दूसरों के इमोशंस करना तो आप सीख गए, लेकिन अगर आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करना है तो आप ज़रूर यहाँ क्लिक करके देखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।